सो हेलो बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में और एनसीईआरटी के सवाल कैसा और कैसा सवाल आएगा। ऐसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है बच्चों। तो अगर आप इस पैटर्न पे प्रैक्टिस कर लेना तो आपको दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में, एग्ज़ाम में। बाकी आप बोर्ड्स के बच्चे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। और चलिए इससे पहले हम देखते हैं सम पॉइंट्स फॉर रिमेंबर। ओके, ये देखिए बच्चों, सम पॉइंट्स फॉर रिमेंबर। हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं याद करने के लिए जो हमने पढ़ा था। देखिए बच्चों, हमने ऐसे तो 4 लेक्चर किया है इस पे, बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। अगर आप उन्हें देख लेते हैं ना, उसके बाद अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे सुविधा होगा, आप ये सब सारा सवाल बना पाएंगे। जो मैंने आगे लाया है ये सब सारा आप बना पाएंगे। और अगर सवाल बना पा रहे हैं उससे और क्या चाहिए आपको। सवाल भी बनेगा तो फिर एग्ज़ाम में भी बन जाएगा। ओके, बहुत आसान है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आँख की एबिलिटी जो नियर और दूर की चीज़ें दोनों का एडजस्ट करके फोकस करता है, तो एडजस्टिंग ऑफ इट्स फोकल लेंथ वही बताया इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आई। आई का एकोमोडेशन अगर आ गया, व्हाट इज एकोमोडेशन ऑफ आई, तो आप कैसे लिखिएगा। द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस बोथ डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड हो गया एकोमोडेशन ऑफ आई। आगे देखते हैं द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मतलब मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं कितने दूर तक देख पा रहा हूँ, ऐसे करके कितने पास तक देख पाऊंगा, है ना। तो वो मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए जहाँ तक आई बिना स्ट्रेन का चीज़ों को देख पाए, तो वो होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब नियर पॉइंट ऑफ आई और लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंट विजन। यही कितना नज़दीक तक हम चीज़ें देख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ आई। और फॉर यंग अडल्ट नॉर्मल विजन, जो यंग हैं जिनका आई सही है बिना किसी डिफेक्ट का है, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है इनके लिए। जैसे हम भी देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर तक आसानी से देख सकते हैं। ओके, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फॉर यंग आई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड मायोपिया। जो डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों, अब मैं यंग नहीं रहूँगा ना हमेशा तो क्या होगा कि अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है आँखों में, तो 3 प्रकार का मेनली डिफेक्ट हमने पढ़ा है जो होता है। वो होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और पेस्ट्रोफिया। 3 होते हैं। पहला है मायोपिया। मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब दूर की चीज़ें हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो उसे शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। वही बोल रहा है इमेज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फोकस्ड बिफोर रेटिना। क्या होता है ना कि रेटिना के पहले ही इमेज बन जाता है। जब दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है तो रेटिना के पहले ही इमेज बन जाता है। बनेगा रेटिना पे तभी तो दिखेगा, रेटिना पे बनेगा ही नहीं तो दिखेगा कैसे। तो पहले बन गया, तो हम इसमें अगर कॉनकेव लेंस यूज करेंगे ना, कॉनकेव लेंस, तो वो रेज जो आएंगे ना ऑब्जेक्ट से उसको और दूर कर देगा और रेटिना पे फोकस कर देगा, फिर मुझे ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। वही कॉनकेव लेंस से उसको सूटेबल पावर का यूज करके हम करेक्ट करते हैं मायोपिया को। आगे आ गया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, मतलब कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा उल्टा समझना पड़ता है, मतलब कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, इमेज एट नियर ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड रेटिना, मतलब नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं देती है ना, तो नज़दीक का जो भी पॉइंट होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका रेंज जाकर रेटिना से दूर मिलता है। बनना रेटिना पे इमेज तभी तो दिखेगा, और दूर बन गया तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका यूज मैं अगर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूँ ना बच्चों, तो वो करेक्ट हो जाता है, वो सही हो जाता है फिर। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे सुटेबल पावर का, तो हमारा हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड हो जाएगा। द आई लॉसेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन इन ओल्ड एज। ऑब्वियसली भाई साहब, अगर आप बूढ़े होते जा रहे हैं, आपका एज बढ़ता जा रहा है, तो आपका आँखों का शक्ति घटेगा, सुनने का शक्ति घटेगा, बहुत सारा चीज़ घट जाएगा। वो तो नॉर्मल है, वही बोल रहा है एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ओल्ड एज में घट जाता है, सब चीज़ घट जाता है। धीरे धीरे आदमी बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, वही तो। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। वाइट लाइट वही प्रिज्म में मैंने बताया था पीछे लेक्चर से, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे जब वाइट लाइट आता है ना, तो 7 कलर में बढ़ जाता है, तो वही कंपोनेंट्स ऑफ कलर में बढ़ना ही डिस्पर्सन होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है बच्चों? क्योंकि लाइट स्कैटर होता है।
एयर पार्टिकल्स, जो भी छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं एयर में, मोलिकुल्स हैं, उनसे जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना, तो ब्लू कलर हमें आसमान में दिखता है, तो स्काई ब्लू नजर आता है, तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का काम है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और क्वेश्चन करना है आपको तो पहले सॉल्व करना है ना, ताकि आपको लगे ना कि हमने सॉल्व किया है, और क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन आई कैन सी, ह्यूमन आई कैन फोकस on objects at different distance by adjusting its focal length of the eye is due to, लेकिन आप बता सकते हैं ह्यूमन आई कैन फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इज दिस इज ड्यू टू। ये सब तो नहीं होगा ना बच्चों, ये सब डिफेक्ट है ना, सब डिफेक्ट नहीं होगा, बट एकोमोडेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स, ह्यूमन आई इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट का कहाँ पे बच्चों? रेटिना पे, सिंपल, रेटिना पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ यंग एडल्ट नॉर्मल आई इज अबाउट। अच्छा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए यंग आई में कितना दूर तक वो मिनिमम डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो अभी तो बताया मैंने 25 सेंटीमीटर, वही होगा इसका आंसर, 25 सेंटीमीटर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का फोकल लेंथ तो चेंज होता है, वो किसके कारण होता है, किस एक्शन के कारण होता है? तो वो जुड़ा होता है, जो आई लेंस होता है ना बच्चों, वो सिलियरी मसल्स से जुड़ा होता है। सिलियरी मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी एक्सपेंड करता है, तो उसी कारण वो भी लेंस भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब छोटा या बड़ा कभी कभी होता है। सिलियरी मसल्स का कमाल है। ये तो ऑब्जेक्टिव था बच्चों, ये आपको करना है। ऑब्जेक्टिव भी आता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव भी आता है, तो सब्जेक्टिव भी आपको करना है। तो ओके बच्चों, ये क्या सवाल है ये आप देख सकते हैं। बोला जा रहा है अ पर्सन नीड्स, देखिए, अ पर्सन नीड्स लेंस ऑफ पावर माइनस का 5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग इस डिस्टेंट विजन। अच्छा, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है बच्चों, तो इसका मतलब नियर साइटेडनेस है। दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है बच्चों, इसका मतलब नियर साइटेडनेस है ना। ठीक है, और पावर क्या है इसका? माइनस का 5.5 डायोप्टर। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं बच्चों? अगर मुझे दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और वो उसका पावर नेगेटिव ही तो होगा, कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव ही तो होता है। कॉनकेव लेंस का पावर तो नेगेटिव होता है, क्योंकि फोकस नेगेटिव हो जाता है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन नीड अ लेंस। अच्छा, नियर विजन का भी करेक्ट करने के लिए +1 का 0.5 डायोप्टर। अच्छा, एक और है बच्चों, ये तो P1 मान लेते हैं, ये P2 है, जिसमें उसको फिर से नियर का चीज़ नहीं दिख रहा था, तो फार साइटेडनेस हो गया, प्लस का 1.5 डायोप्टर का यूज करना पड़ रहा है करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस ना, क्योंकि प्लस का पावर है बच्चों, तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करस्पॉन्डिंग करेक्टिंग। अच्छा, तब ये बताइए बच्चों, आपको पावर दे ही दिया तो आप फोकस निकालिए, बहुत सिंपल सा है। तो इसका फोकस कैसे निकालें? इसका फोकस तो आराम से निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकस, वो भी मीटर में बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5.5 इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो एफ कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 1 अपॉन 5.5, तो ये मीटर में आएगा, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, पॉइंट में कुछ आएगा है ना, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से सेम यहाँ पे देख लेते हैं कि पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकस होता है, इक्वल टू पावर कितना 1.5 इक्वल टू 1 अपॉन फोकस, तो फोकस कितना हो गया 1 अपॉन 1.5, तो वही 2/3 हो गया आई थिंक, तो 0.67 इक्वल टू 67 सेंटीमीटर, तो मीटर में आया था तो सेंटीमीटर में कर दिया।
तो फोकस कितना आ गया बच्चों, 67 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं बच्चों, वो वाली आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। पहला है डिस्टेंट विजन, क्या है, करेक्टिंग के लिए तो फोकस बता दिया, डिस्टेंट विजन, और दूसरा नियर विजन। वही चीज़ है, ये तो डिस्टेंट विजन के लिए था, दूर का देखने के लिए, ये नज़दीक चीज़ों को देखने के लिए। तो फोकस बस निकालना था, इतना सिंपल सवाल था बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके ओके, क्या है, चलिए एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, आप लोग को करना चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि सवाल इधर से ही आता है यार, तो कर लोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। और ऐसा ही आता है बच्चों एग्जाम में, पीवाईक्यू भी आता है ना, ऐसा ही आता है, आप कर लोगे, ठीक है। वाई नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर। देखिए अच्छा सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है। वाई नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर। ये तो हमें पता है कि नियर पॉइंट क्या होता है आई के लिए, बिना स्ट्रेन की चीज़ों के देख लिए 25 सेंटीमीटर। बट जब 25 सेंटीमीटर के और पास आते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें क्लियरली दिखता ही नहीं। आप जब ऐसे पढ़ रहे होंगे ना, तो मोबाइल को ऐसे आँख में सटा लीजिए, ऐसे ऐसे सटाइएगा तो क्या होगा, वो ब्लर दिखेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, क्लियरली दिखेगा नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि देखिए मैं लिखता हूँ, can't contract after the certain limit। आपका जो सिलेरी मसल से जुड़ा हुआ है ना कॉन्वेक्स लेंस आंख में, वो एक सर्टेन लिमिट के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। इसी कारण मुझे चीज़ें ब्लर हो जाती है, दिखाई नहीं देती है बहुत ज़्यादा नज़दीक लाने के बाद, क्योंकि उसकी भी बच्चों एक लिमिट है ना। अगर आप उससे ज़्यादा और नज़दीक आइएगा तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, वो लिमिट है बच्चों, ठीक है। नॉर्मल सा आंसर है, इसको आप थोड़ा सा और कुछ ऐड करके लिख सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है बच्चों। 9th नंबर सवाल क्या है, व्हाट हैपन व्हेन इमेज डिस्टेंस ऑफ द आई व्हेन द इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। क्या होगा जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आँख से बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे, है ना। मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाता गया, तो क्या इमेज डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा या क्या होगा? देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, आप सोचिए रियल वर्ल्ड में, आप सोचिए अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता जा रहा है, ठीक है, तो क्या उसका इमेज डिस्टेंस हमारे आँख में जो बनेगा वो भी दूर बनता जाएगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो हमारा तो आई में जो लेंस लगा हुआ है, जो सिलेरी मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है, वो किस लिए करता है, ताकि उसका इमेज रेटिना पे बने। तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाए उससे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इमेज तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करके लेंस को रेटिना पे ही बनाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो व्हाट हैपन व्हेन द इमेज ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन द आई लेंस, तो आई में जो इमेज बनेगा ना उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 9th में, नो इफेक्ट ऑन इमेज डिस्टेंस, नो इफेक्ट ऑन इमेज डिस्टेंस। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जब हम एडजस्ट ही कर ले रहे हैं तो उसका इमेज डिस्टेंस कहाँ तक बढ़ेगा, वो तो रेटिना पे ही बनना है ना, आप समझ सकते हैं। ओके, तो आगे का सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 10th नंबर सवाल है, वाई डू स्टार्स ट्विंकल। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मैं तो एक्चुअली एक चीज़ बता दिया हूँ। आई थिंक बच्चों आप ये सॉल्व करिए। मैं 10th नंबर और 11th नंबर आपको होमवर्क देता हूँ, आप भी तो कुछ करिए बच्चों, तभी तो। ये होमवर्क हो गया आपका, बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, मैंने ये दोनों सवाल आपको पढ़ाते वक्त ही बता दिया था, ये दोनों सवाल मैं आपको पढ़ाते वक्त ही बता दिया था, आप बिल्कुल कर सकते हैं चीज़ें, ये दोनों बहुत आसान है। तो मैं 12th नंबर सवाल पे आता हूँ, और आपको ये चीज़ कमेंट भी करना है ना, कमेंट भी करना है कि ये दोनों का आंसर क्या होगा। बाकी मैं 12th नंबर अगर सवाल पे आता हूँ, 12th नंबर क्या बोलता है, वाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू
ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जो मून पे जाते हैं, अदर प्लेनेट पे जाते हैं, तो उनको एटमॉस्फेयर जो है ना वो डार्क नज़र आता है, उसमें कलर ही नहीं। जैसे हम तो देख रहे हैं ऊपर की वो ब्लू कलर का दिख रहा है, हम आसमान में ब्लू कलर देख पाते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे आसमान डार्क नज़र आता है। ऐसा क्यों? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आसमान ब्लू कलर का क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि लाइट स्कैटर हो रहा है। और लाइट स्कैटर कैसे हो रहा है? क्योंकि उसमें स्मॉल पार्टिकल्स, टिनी मॉलिक्यूल्स, टिनी पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। तो उनसे जब लाइट आ रहा है और स्कैटर हो रही है, जब उनसे डेविएट हो रही है लाइट, तो वो ब्लू कलर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, उसके कारण हमें ब्लू कलर नज़र आ रहा है। और वहाँ अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो कैसे होगा, कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है। भले ही लाइट आ रही हो, लेकिन जब स्कैटर ही नहीं होगा तो आसमान हमें डार्क ही तो नज़र आएगा, है ना। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हम बात किसी करें, टिनी पार्टिकल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेयर में डस्ट टिस्ट कुछ है ही नहीं, मिस्ट कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से होगा बच्चों? नहीं होगा ना। यही कारण है कि वहाँ पे डार्क नज़र आता है, यही कारण है कि वहाँ पे हमें डार्क नज़र आता है। लिख देते हैं बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ नो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट देयर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होएगा ही नहीं। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों? प्रिज्म ए बी सी विथ बी सी एज ए बेस। अच्छा देखिए, मैं बना लेता हूँ। बी सी एज ए बेस लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्लेस्ड एट डिफरेंट ओरिएंटेशन, नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। अच्छा, कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेज आफ्टर डिस्पर्सन, मतलब कि जब 7 कलर्स मिल जाएंगे उसके बाद थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरेस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई। अच्छा, कलर ऑफ द स्काई तो ब्लू होता है, तो थर्ड कलर किस में हो पाएगा? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो पता होगा कि यहाँ पे 7 कलर्स मिलते थे हमको, 7 कलर्स मिलते थे बच्चों। यहाँ पे जब मैंने बताया था प्रिज्म से रिफ्लेक्शन हो रहा था, तो फिर यहाँ पे 7 कलर्स मिल रहे थे, तो मैं 7 कलर्स बनाना चाहूँगा यहाँ पे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 1, 7। ठीक है बच्चों, मैंने 7 कलर्स ड्रॉ कर दिया। देखिए, जो सबसे ज़्यादा डेविएट होता था, मैंने बताया था सबसे कम डेविएट कौन होता है? वो रेड होता है बच्चों। रेड तो डेविएट ही नहीं होता है ना, क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो दूर तक दिखाई देता है। ये डेविएट, सबसे कम डेविएट ये हो रही है बच्चों, ये रेड हो गया। तो सबसे ज़्यादा डेविएट क्या हो रहा है? ये हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से जाने के बाद ऐसे ही रह गया, ये तो कम डेविएट हुआ ना, ये सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ क्योंकि ये ज़्यादा मुड़ गया, डेविएशन इसका ज़्यादा हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन भी इसका ज़्यादा ही होगा। जब ऐसे ऐसे मिलाएंगे ना, तो ये देखिए, ये भी एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा इसका हो गया। तो ये कौन सी कलर था? वायलेट ना बच्चों, वायलेट। तो ऐसा ही वायलेट विब ग्योर होता है ना, विब GYOR, विब ग्योर होता है। ठीक है, मैं समझा दिया कैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा था प्रिज्म में। ओके बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या था। ओके, तो बोल रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो थर्ड कलर है ना ऊपर से, वो ब्लू होना चाहिए, कलर ऑफ द स्काई, थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप। ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है बच्चों? BC, ठीक है। ऐसे ये तो इंसिडेंट ही हो रहा है, ये थोड़ी आफ्टर रिफ्रैक्शन पूछ रहा है। ये हो गया ऐसे ऐसे। अच्छा, इसी को उल्टा कर दिए, हम उल्टा कर दिए, तो ऐसे जब आ रहा है तो ऐसे करेगा और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर से नीचे से BC पार्ट नीचे है ना, तो BC से नीचे से ब्लू कलर देखते हैं, 1, 2, 3, हाँ, थर्ड कलर में ब्लू कलर आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। सेकेंड ऑप्शन ही आंसर हो गया बच्चों, ये देखिए, यही आपका आंसर हो गया, सेकेंड ही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? यही को उलट दिए बच्चों, यही को उलट दिए ना, तो जब ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ जाएगा, तो यही थर्ड कलर जो आएगा ना, ऐसे नीचे से
नीचे से क्या था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो ये ब्लू आ जाएगा थर्ड कलर। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। बाकी इधर आप देख सकते हैं, ऐसे जाएगा तो ऐसे मुड़ेगा, नहीं ये तो बेसी नहीं बना, तो ये तो नहीं होगा बच्चों। और ये गया बीसी, ये बीसी बेस से ही कैसे चला गया, ये तो गलत है, ये नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, आई थिंक आपने किया होगा। नेक्स्ट कुछ सवाल देख लेते हैं और बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव ही है। बोल रहा है द कलर ऑफ द क्लीन स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, गुड क्वेश्चन। तो क्लीन स्काई जो होता है ब्लू कैसे अपीयर होता है, वो किस लिए होता है ब्लू अपीयर, क्योंकि ब्लू लाइट गेट्स ऑब्जर्व एट द एटमोसफेयर, ब्लू लाइट ऑब्जर्व होता है नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आर ऑब्जर्व इन द एटमोसफेयर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। चलिए देखते हैं, ये वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट्स स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ द अदर कलर्स इन द एटमोसफेयर। ये तो अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है मेरे को। लाइट ऑफ ऑल द अदर्स कलर इज स्कैटर्ड मोर देन वायलेट, नहीं 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 नहीं, सबसे ज़्यादा स्कैटर तो यही होता है ना बच्चों, तो आंसर तो यही हो गया, वायलेट और ब्लू ज़्यादा स्कैटर होता है, उसी कारण तो हमें स्काई क्लियर स्काई जो होता है ब्लू अपीयर होता है, क्योंकि स्कैटर ज़्यादा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंजर सिग्नल इंस्टेड ऑफ द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज आर रेड इन कलर। हाँ, डेंजर सिग्नल जो होते हैं ना, जैसे ट्रैफिक में आपने भी देखा होगा, तो वो रेड कलर का डेंजर सिग्नल जहाँ पे रुक जाना होता है, कैन बी इजिली सीन फ्रॉम द डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स रेड लाइट इज लेस स्कैटर, क्योंकि रेड लाइट तो बहुत कम स्कैटर होता है, उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए तो दूर तक रेड कलर दिख जाता है। चलिए बहुत आसान है, इज स्कैटर्ड द मोस्ट ऑन द, नहीं स्कैटर लिस्ट, हाँ लिस्ट सबसे कम स्कैटर होता है बच्चों, सबसे कम स्कैटर होता है रेड लाइट। ओके, सिंपल। चलिए कुछ और सवाल कर लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स, अच्छा, फोकल लेंथ इंक्रीजेज व्हेन द आई मसल्स एक्सपेंड होता ना, हाँ भाई असल में तो यही है कि आर रिलैक्स्ड एंड बिकम्स थिनर, हाँ थिनर होगा तो फोकस लेंथ तो बढ़ेगा ही ना, फोकस लेंथ तो बढ़ ही जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नहीं बढ़ेगा। रिलैक्स्ड एंड द लेंस बिकम थिकर, थिकर मतलब मोटा, थिनर नहीं हो, जो थिकर मतलब मोटा, तो ये भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होना चाहिए बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यही सही तो है, यही तो सही है बच्चों। नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पर्सन विथ मायोपिया कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मायोपिया हो गया मतलब कि क्या, नियर साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देगी, कैन सी डिस्टेंट, नहीं यार क्लियरली नहीं, वो दिखेगा नहीं ना दूर की चीज़ें। पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर, नहीं नियर की चीज़ें ही उसको दिखाई नहीं देगी, ये भी गलत। पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, मतलब उसको नज़दीक की चीज़ें दिखाई देगी, तो यही तो ऑप्शन सही है बच्चों, सी ऑप्शन ही सही है, सी ऑप्शन ही सही है बच्चों। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है, तो चलते हैं इसको करते हैं। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर माइनस का 4.5 डायोप्टर, ठीक है, अब हमें पावर दे दिया वो भी माइनस का 4.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन और विजन, उसका विजन करेक्शन के लिए। तो अब आप बता सकते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पावर दे दिया तो देखते हैं इसके बाद पावर क्या है, माइनस का 4.5 डायोप्टर, ठीक है। अब पावर माइनस का 4.5 डायोप्टर है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस, क्योंकि उसी का तो फोकस नेगेटिव होता है और पावर भी नेगेटिव होता है। चलिए ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ए नंबर क्या है, ए नंबर क्या है बच्चों, वो है हमारा व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज सी सफरिंग फ्रॉम, मतलब उसका कौन सा डिफेक्ट हुआ होगा। पहली बात, अगर मुझे नेगेटिव लेंस कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ रहा है तो वो तो मायोपिया होगा, आई थिंक मायोपिया होगा, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस,
नियर साइटेडनेस। ओके, नियर साइटेडनेस जिसमें मुझे दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं अगर कॉन्केव लेंस लगा दिया ना तो उसमें क्या होगा कि लाइट रेज और फैलेंगे और फिर लेंस पे आ गई और फिर रेटिना पे इमेज बन जाएगा। सिंपल, मैंने ये चीज़ बता रखा है बच्चों, यू कैन सी पास्ट। ओके, बी नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस। ठीक है, पावर दे दिया तो फोकस तो निकालना सबसे आसान काम होता है। तो फिर ठीक है, पावर इक्वल टू 1/फोकस, वो भी मीटर में। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, माइनस का 4.5 दिया हुआ है पावर, 1/फोकस, तो फोकस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4.5। आई थिंक यू कैन क्लियर फ्रॉम हेयर व्हाट्स वी गेट, आई थिंक 2 टाइम्स 9 टाइम्स, माइनस का 2/9 इक्वल टू माइनस का 0.23 आई थिंक, और यू कैन दिस इज इन मीटर and further you can solve focus equal to 23 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 23 सेंटीमीटर इस फोकस। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया बच्चों कि 23 सेंटीमीटर आएगा इसका फोकस लेंथ। ठीक है, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है। अब थर्ड नंबर में आ जाते हैं, वो भी बहुत आसान है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। अच्छा, नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस तो मैंने पहले ही बता दिया, क्या बता दिया, वो कॉन्केव लेंस होगा, क्योंकि ये तो सिंपल है ना, क्योंकि माइनस में आ रही है पावर, तो कॉन्केव लेंस तो यूज होगा, ये तो ट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है बच्चों। ओके, आई थिंक ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है जिसको सोल्व किया जा सकता है और आप कर सकते हैं। ऐसा जैसे आई बॉल बनाना हो, प्रिज्म से लाइट जा रही हो तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बनाना हो, वो भी आप बना सकते हो। और ये सब आई थिंक 5 मार्क्स का सवाल आता है, उसको आप कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ ये चीज़ें, आप खुद से करिएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्ज आउट द सेकंड प्रिज्म एज वाइट लाइट। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बता चुका हूँ, जो न्यूटन सर कर रहे थे। ओके, जो न्यूटन चर्चा कर रहे थे वही एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि जब हम इसमें एक प्रिज्म को सीधा रखते हैं ना, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, एक प्रिज्म को जब हमने सीधा रखा था और एक प्रिज्म को जब हमने उल्टा रखा था, तो क्या हुआ था, हुआ कुछ नहीं था बच्चों। क्या हुआ था, यहाँ से लाइट गया था, रिफ्रैक्ट हुआ और फिर बाहर निकल गया था। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकल गया था। ठीक है, ऐसे मल्टीपल लाइट्स निकले थे ना, क्योंकि डिस्पर्सन होगा तो 7 कलर्स दिखेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि फिर यहाँ से मिल गया था ये सारा लाइट्स ऐसे, और उसके बाद फिर इमर्ज हो गया था। तो जो ये वाइट लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ ना, वही वाइट लाइट यहाँ पे इमर्ज हो गया था। तो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा और बाकी चीज़ें इसमें फर्दर आप लिख सकते हो, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ही बनाना, ये आई थिंक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, बाय, सी यू अगेन।